जब हमास के आतंकियों ने शनिवार सुबह इजराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास ने हमला किया है तो ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा है। हमास, इजराइल और फिलिस्तीन। आइए समझते हैं कि आखिर इस जंग का पूरा मामला क्या है। इजराइल, हमास और फिलिस्तीन। इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यह तीन स्टेक होल्डर हैं। इजराइल और अरब देशों की बगावत पुरानी है। साल 1948 में जब इजराइल बना तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट प्लान भी अमल में नहीं लाया जा सका। 2 स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद को खत्म करने के लिए किया था, जिसमें यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन का प्रावधान था। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल पर हमले हुए, इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत करता गया। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इजराइल युद्ध, हर युद्ध में इजराइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया। फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई। 1990 का दशक आते आते इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत से विवाद खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा और दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम के संगठन की शुरुआत की। अंग्रेजी में हमास का मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इजराइल से आजाद कराना और उसमें इस्लामिक स्टेट बनाना था। फिलिस्तीन में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे। 1995 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को जमीनें लौटाना शुरू कर दिया। ओस्लो समझौते के तहत गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंकों को 3 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया। जोन ए, इसमें ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर फिलिस्तीन का पूरा कंट्रोल था। जोन बी, ये वो क्षेत्र था जहां प्रशासन फिलिस्तीन का लेकिन सुरक्षा इजराइल के हाथ रही। इसी तरह जोन सी में वो क्षेत्र थे जहां पूर्ण रूप से इजराइल का नियंत्रण था। 1995 में हुए ओस्लो 2 समझौते के बाद जो वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के हिस्से में कई प्रमुख शहर आए, जिसमें हेब्रो, यत्ता, बेतलहम, रमल्ला, कलकाइलिहा, तुलकार्म, जैनिन और नाबुलुस थे। इसके अलावा गाजा पट्टी के शहर भी फिलिस्तीन को मिले, जिसमें रफाह, खान यूनुस, डायरल, अलबलाह, जबलियाह, अन नजलाह शामिल हैं। इस समझौते के बाद ऐसा लगने लगा था कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद अब खत्म हो जाएगा। अब दोनों देश शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों को यह समझौता मंजूर ही नहीं था। दोस्तों, 1994 में इत्तफाक से यहूदियों का त्योहार पुरिम और मुसलमानों का रमजान एक ही दिन पड़ गया। तब एक यहूदी कट्टरपंथी ने मुसलमानों की भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसके बदले में हमास के आतंकियों ने आत्मघाती हमलों के जरिए धमाके शुरू कर दिए। दोस्तों, इन घटनाओं के बाद भी ओस्लो समझौते पर बातचीत जारी थी, मगर शांति प्रयासों का पूर्ण विराम लगा 4 नवंबर 1995 को, जब एक कट्टरपंथी यहूदी ने प्रधानमंत्री इज़क रॉबिन की हत्या कर दी। फिर साल 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया, सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ओस्लो समझौते को मानने से इनकार कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो रॉकेट दागे, वो इस सदी का सबसे बड़ा अटैक है। अल जजीरा टेलीविजन के एक कार्यक्रम में हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल पर यह हमला मुस्लिम देशों को संदेश है कि वो इजराइल के रिश्ते सामान्य करने का प्रयास छोड़ दें। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में कई ऐसे मजहबी जगह हैं जिन पर यहूदी और इस्लामिस्ट दोनों दावा करते हैं। ऐसे ज्यादातर क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा है। हमास उन क्षेत्रों को इजराइल से छीनकर इस्लामिक देश बनाना चाहता है। क्योंकि मामला मजहबी है, इसलिए आतंकी संगठन हमास को समर्थन और फंडिंग भी मिल जाती है। मजहब के नाम पर युवाओं को बरगलाना और इजराइल पर आतंकी हमले करवाने में हमास का साथ हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी देते हैं। दोस्तों, रूस ने इजराइल और हमास संघर्ष में अमेरिका के अप्रोच पर आपत्ति जताई है। रूस ने कहा है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया एक विनाशकारी तरीका है। वह एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की जरूरत को नजरअंदाज कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने हिंसा की निंदा की और कहा, ये पश्चिमी देशों की बेवकूफी है कि वह सिर्फ इजराइल के खिलाफ हमलों की निंदा कर रहे हैं और उन्हें लगता है
कि फिलिस्तीन की समस्या को हल किए बिना इजराइल की जीत हो सकती है। खासकर अमेरिका की विनाशकारी नीति का जिक्र करना चाहूंगा। इससे आगे उन्होंने बताया, हमारा मानना है कि स्थिति पर जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान होने चाहिए, क्योंकि हिंसा का ऐसा चक्र जारी रहने से संघर्ष और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और फिलिस्तीन मामले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। साथ ही हमने इस वीडियो में दोनों देशों के इतिहास के बारे में भी आपको बताया। ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।